हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति फ्रॉम प्रवीण एजुकेशन ग्रुप से। मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑडियो बुक जो है क्लास 12th की बायोलॉजी। और उसके टोटल हमने 2 ऑडियो बुक ऑलरेडी अपलोड कर दी है, अध्याय 1 और अध्याय 2 की। हम अध्याय 3 की ऑडियो बुक अपलोड करने जा रहे हैं। अध्याय 3 जनन स्वास्थ्य। विद्यार्थियों, ये ऑडियो बुक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन या नेट एग्जामिनेशन की तैयारी में मदद करेगी। और आप बेस्ट आपकी तैयारी का तरीका यही होगा कि आप जब इस ऑडियो बुक को सुन रहे हो तो जहाँ भी बैठे हो एनसीईआरटी को खोल के रखें, या फिर मैंने वीडियो में रिकॉर्डिंग में साथ साथ में एनसीईआरटी रखी है, तब वीडियो प्ले करके भी रख सकते हैं। ये एक बेटरेस्ट वे होता है। लेट्स स्टार्ट। अध्याय 3 जनन स्वास्थ्य। पिछले अध्याय में आपने जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। अब उससे जुड़े निकट शीर्षक अर्थात जनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या तात्पर्य समझते हैं। यह शब्द साधारणतः जनन, स्वस्थ जनन अंगों और उसके सामान्य प्रकारों से संबंधित है। वस्तुतः यह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है जिसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू जुड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य के अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रकार्यात्मक रूप से सामान्य हो। यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्पर क्रिया सामान्य हो। जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का क्या महत्व है और इसे पाने के लिए कौन सी विधियाँ अपनानी चाहिए, आइए जांच करें। 3.1 यानी 3.1 जनन स्वास्थ्य समस्या एवं कार्य नीतियाँ। विश्व में भारत ही पहला देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन और परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। पिछले दशकों में समय समय पर इनका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया। जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों में इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम यानी RCH के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करते हुए और जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। दृश्य तथा श्रव्य, ऑडियो विजुअल और मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। उपर्युक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता, अन्य निकट संबंधी, शिक्षक एवं मित्रों की प्रमुख भूमिका है। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी सभी पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास न करें और उन्हें यौन संबंधी गलत अवधारणाओं से छुटकारा मिल सके। लोगों को जनन अंगों, किशोरावस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वस्थ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों एवं एड्स के बारे में जानकारी विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वास्थ्य जीवन बिताने में सहायक होती है। लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जननक्षम जोड़ी तथा वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य है, उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रक, गर्भ निरोधक विकल्पों तथा गर्भवती माताओं की देखभाल, माँ और बच्चों की प्रसवोत्तर यानी पोस्टनेटल देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान के महत्व, लड़का या लड़की को समान महत्व एवं समान अवसर देने की जानकारी आदि से जागरूक स्वस्थ परिवारों का निर्माण होगा। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है ताकि लोग इन्हें रोकने एवं जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं
सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं, व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा भरपूर बौद्धिक सहारे की आवश्यकता होती है। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि सगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोगों, गर्भपात, गर्भ निरोधकों, ऋतुस्राविनी माहवारी संबंधी समस्याओं, बंध्यता यानी बांझपन आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। समय समय पर बेहतर तकनीकों और नई कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता है ताकि लोगों की अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उर्ववेदन यानी एमिनोसेंटेसिस जांच, लिंग परिरक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध तथा व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण यानी टीका आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। एमिनोसेंटेसिस में अमिनोटिक द्रव्य में घुले हुए पदार्थों व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि से भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवंशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है तथा जनन संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने या विद्यमान को ही बेहतर बनाने का काम करती है। क्या आप जानते हैं कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने की है। ईयर संबंधित मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है। यौन संचारित रोगों की सही जांच पड़ताल तथा देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आदि समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत देते हैं। 3.2 जनसंख्या स्थायीकरण और जन नियंत्रण। पिछली शताब्दी में किए गए विभिन्न क्षेत्रों में चहुमुखी विकास से लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। हालांकि बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती है। सन 1900 ईस्वी सन में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब यानी 200 मिलियन थी, जो सन 2000 ईस्वी सन में तेज़ी से बढ़कर 6 अरब यानी 6000 मिलियन हो गई है। 2011 में 7.2 अरब पाई गई। ठीक यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई। हमारी जनसंख्या जो देश की आज़ादी के समय लगभग 350 मिलियन अर्थात 35 करोड़ थी, वह ईस्वी सन 2000 में तीव्र जनसंख्या दर से 1 अरब अर्थात 100 बिलियन से ऊपर पहुंच गई है तथा 2001 में 1.2 बिलियन हो गई है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, बिलियन नहीं होगा, यहाँ मिलियन होगा। इसका मतलब है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। इस सब का कारण संभवतः मृत्यु दर में गिरावट तथा मातृ मृत्यु दर में शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। हालांकि हमने अपने जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से इस जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो की, लेकिन यह कमी नाम मात्र की हुई। 2001 ईस्वी सन की गणना के अनुसार ये वृद्धि 2% अर्थात 1000 में से 20 व्यक्ति प्रति वर्ष थी। यद्यपि इस वृद्धि दर से हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस प्रकार की चेतावनीपूर्ण वृद्धि दर से मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव हो सकता है, जैसे कि अन्न, आवास, कपड़े आदि। हमने भले ही इन मदों के क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रगति भी की है, इसलिए सरकार पर यह दबाव था कि इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि दर को काबू में रखने के लिए गंभीर उपाय अपनाए जाएं। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। आपने शायद संचार माध्यमों में विज्ञापनों के साथ साथ सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर एवं पर्चे भी
देखे होंगे, जहाँ एक खुशहाल जोड़े के साथ दो बच्चों को परिवार हम दो हमारे दो के नारे के साथ प्रदर्शित किया जाता है। बहुत से जोड़ों ने, विशेष रूप से शहरों के कामकाजी युवा दंपतियों ने हम दो हमारा एक का नारा अपनाया है। विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है और इस समस्या से निपटने हेतु लघु परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित किया जाता है। आइए यहाँ पर कुछ सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले गर्भ निरोधकों के बारे में चर्चा करें। एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला, आसानी से उपलब्ध, प्रभावी तथा जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो या हो भी तो कम से कम। इसके साथ ही ये उपयोगकर्ता की कामेच्छा, प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक न हो। आजकल व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध है, उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक यानी परंपरागत रोध यानी बैरियर, आईयूडीएस यानी कॉपर टी, मुंह से लेने योग्य गर्भ निरोधक, टीका रूप में, अंतर्रोप तथा शल्य क्रियात्मक विधियाँ। प्राकृतिक विधियाँ, ये विधियाँ अंडाणु यानी ओवम एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इनमें एक उपाय आवधिक संयम है, जिसमें एक दंपति माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं, जिससे अंडोत्सर्जन की अपेक्षित अवधि मानते हैं। इस अवधि के दौरान निषेचन एवं उर्वर यानी गर्भधारण के अवसर बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेच्य अवधि भी कहा जाता है। इस तरह के इस दौरान मैथुन यानी सहवास न करने पर गर्भाधान से बचा जा सकता है। बाह्यस्खलन या अंतरित मैथुन यानी कोइटस इंटरप्शन, यह एक अन्य विधि है जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बच सकता है। स्तनपान अनार्तव यानी लैक्टेशन एमेनोरिया विधि भी इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र शुरू नहीं होता है। इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, इस दौरान शिशु को माँ के दूध के अलावा ऊपर से पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह अवधि 4 से 6 माह की होती है। गर्भधारण के अवसर लगभग 0 होते हैं। यह विधि प्रसव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की अवधि तक ही कारगर मानी गई है। चूँकि उपयुक्त विधियों में किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता, अतः इसके दुष्प्रभाव लगभग 0 के बराबर हैं। हालांकि इसके असफल रहने की दर काफ़ी अधिक है। रोध यानी बैरियर विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध हैं। कंडोम यानी निरोध चित्र 3.1 और ब आदि रोधक उपाय हैं, जिन्हें पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि एवं गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाए और स्खलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में नहीं घुस सके। यह गर्भाधान को बचा सकता है। पुरुषों के लिए कंडोम का मशहूर ब्रांड नाम निरोध काफ़ी लोकप्रिय है। हाल ही के वर्षों में कंडोम के उपयोग में तेज़ी से वृद्धि हुई है, क्योंकि इससे गर्भधारण के अलावा यौन संचारित रोगों तथा एड्स से बचाव जैसे अतिरिक्त लाभ है। स्त्री एवं पुरुष दोनों के ही कंडोम उपयोग के बाद फेंकने वाले होते हैं। इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है और इस तरह उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी तथा वॉल्ट आदि भी रबर से बने रोधक उपाय हैं, जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। ये गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर गर्भाधान से छुटकारा दिलाते हैं। इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली एवं झाग यानी फॉर्म का प्रायः इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी गर्भ निरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। भारत में दूसरी प्रभावी लोकप्रिय विधि अंत गर्भाशय युक्ति यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस IUD का उपयोग है। ये युक्तियाँ डॉक्टरों द्वारा या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है।
आजकल विभिन्न प्रकार के अंतःगर्भाशय युक्तियाँ उपलब्ध है, जैसे कि औषधि रहित आईयूडी, उदाहरण लिपेस लूप, तांबा मोचक आईयूडी, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 कॉपर टी, तथा हार्मोन मोचक आईयूडी, प्रोजेस्टाट और LNG-20 आदि। चित्र 3.2 आईयूडी गर्भाशय के अंदर कॉपर टी यानी Cu यानी कॉपर आयन का मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया यानी फेगोसाइटोसिस बढ़ा देती है, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उसकी निषेचन क्षमता को कम करती है। इसके अतिरिक्त आईयूडी हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं। जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चे के जन्म में अंतराल चाहती हैं, उनके लिए आईयूडी आदर्श गर्भ निरोधक हैं। भारत में गर्भ निरोध की यह विधियाँ व्यापक रूप से प्रचलित हैं। महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरोन अथवा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संयोजन है, जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह के द्वारा लिया जाता है। ये मुंह से टिकिया के रूप में ली जाती है और ये गोलियों यानी पिल्स के नाम से लोकप्रिय हैं। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं और इन्हें आर्तव चक्र यानी माहवारी के प्रथम 5 दिनों, मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद जब पुनः ऋतुस्राव होता है, इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक गर्भ निरोध की आवश्यकता होती है। ये अंडोत्सर्जन और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देती हैं, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है अथवा उनकी गति मंद हो जाती है। यह गोलियां बहुत ही प्रभावशाली तथा बहुत कम दुष्प्रभाव वाली होती है और औरतों द्वारा खूब स्वीकार्य है। शैली नामक नई गर्भ निरोधक गोली, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है, एक गैर स्टीरॉयडी सामग्री है। यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है। इसके दुष्प्रभाव बहुत कम या उच्च निरोधक क्षमता वाली हैं। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे अंतर्वत यानी इम्प्लांट के रूप में किया जा सकता है। चित्र 3.3 चित्र देख सकते हैं। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति होती है तथा काफ़ी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होते हैं। मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन संयोजनों का प्रयोग या आईयूडी के उपयोग को आपातकालिक गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया है और इसे बलात्कार या सामान्य लापरवाहीपूर्ण अनुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित सगर्भता से बचने के लिए लिया जा सकता है। शल्य क्रिया विधियाँ, जिन्हें बंध्यकरण भी कहते हैं, प्रायः उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए तथा वे इसे स्थायी माध्यम के रूप में पुरुष या स्त्री में से एक अपनाना चाहते हैं। शल्य क्रिया की दखलंदाजी से युग्मक परिवहन यानी संचार को रोक दिया जाता है, फलतः गर्भाधान नहीं होता है। बंध्यकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन यानी वैसेक्टोमी तथा महिलाओं के लिए डिंबवाहिकी यानी फैलोपी नलिका उच्छेदन यानी ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। जनसाधारण इन क्रियाओं को महिला या पुरुष नसबंदी के नाम से जानते हैं। शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश यानी स्क्रोटम शुक्रवाहक में चीरा मारकर छोटा सा भाग काटकर निकाल अथवा बांध दिया जाता है। चित्र 3.4 जबकि स्त्री के उदर में छोटा सा चीरा मारकर अथवा योनि द्वारा डिंबवाहिनी नली का छोटा सा भाग निकाल या बांध दिया जाता है। यह तकनीकें बहुत ही प्रभावशाली होती हैं, पर इनमें पूर्व स्थिति लाने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। चित्र आप देख सकते हैं। यहाँ इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि उपयुक्त गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव एवं उपयोग किसी शिक्षित चिकित्सा कर्मी या विशेषज्ञ के परामर्श द्वारा ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के रखरखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते हैं। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन जैसे गर्भाधान या सगर्भता के विरुद्ध है। इन सब के बावजूद व्यक्ति को इन विधियों को इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है।
फिर चाहे सगर्भता को रोकने या देरी या अंतराल रखने की का कोई निजी कारण रहा हो। इनमें संदेह नहीं कि इन विधियों के व्यापक उपयोग ने जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी इन उपायों से संभावित दुष्प्रभावों में मतली, उदरीय पीड़ा, बीच बीच में रक्तस्राव, अनियमित आर्तव रक्तस्राव, यहाँ तक कि स्तन कैंसर जैसी बातें हो सकती है। यद्यपि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि फिर भी इनकी पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती। 3.3 सगर्भता का चिकित्सीय समापन। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP कहते हैं। पूरी दुनिया में हर साल 45 से 50 यानी 45 से 50 मिलियन यानी 4.5 से 5.5 4.5 से 5 करोड़ चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं, जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है। तथापि MTP में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में ये बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृति या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 यानी 1971 ईस्वी में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुन और गैरकानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। चिकित्सीय सगर्भता समापन क्यों? निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना है, फिर चाहे वे लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो। इसके साथ ही चिकित्सीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जहां सगर्भता बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकती है। सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक होता है। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह देखने में आई है कि अधिकतर MTP गैरकानूनी रूप से अकुशल निम्न हकीमों से कराए जाते हैं, जो कि न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उर्ववेदन का दुरुपयोग। यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों में अधिक होता है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि यह पता लगाने पर कि भ्रूण मादा है, MTP कराया जाता है, जो पूरी तरह गैरकानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए, क्योंकि यह युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने तथा गैरकानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जान की जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि उपर्युक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। 3.4 यानी 3.4 यौन संचारित संक्रमण। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण यानी STI या रजित रोग VD अथवा जनन मार्ग RTI संक्रमण कहा जाता है। सुजाक यानी गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस, जननिक परिसर्प, जेनाइटल हर्पिजा यानी क्लेमिडियता, ट्राइकोमोनस्ता, लैंगिक मत्स्य, यकृत बी और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक HIV/AIDS आदि सामान्य यौन संचारित रोग हैं। इन सब के साथ HIV संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक है। इसके बारे में पुस्तक के 8वें अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है। इनमें से कुछ संक्रमण जैसे कि यकृत बी तथा HIV के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग वाली सुइयों यानी टीकोस, शल्य क्रिया के औजारों तथा संदूषित रक्तदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचारित हो सकते हैं। यकृत बी जननिक परिसर्प
तथा HIV संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य है, बशर्ते कि इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचाना एवं इसका उचित ढंग से पूरा इलाज कराया जाए। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो कि जननी क्षेत्र यानी गुप्तांग में खुजली, तरल स्राव आना, हल्का दर्द तथा सूजन आदि हो सकते हैं। संक्रमित स्त्रियां अलक्षणी हो सकती हैं। कभी कभार उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते, इसलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना या उनका बहुत कम होना यौन संचारित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है। इसके कारण आगे चलकर जटिलता पैदा हो सकती है, जो कि श्रोणि शोथज रोग यानी PID, गर्भपात, मृत शिशु जन्म, स्थानिक सबरता, बंध्यता अथवा जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। यौन संचारित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, इसलिए इनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोग के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील है, लेकिन 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई हैं। वह आयु वर्ग जिसमें आप भी आते हैं, लेकिन घबराइए मत। इससे बचाव का उपाय तो आपके ही हाथों में है। आप इन संक्रमणों से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं, बशर्ते कि आप भविष्य में नीचे दिए गए साधारण नियमों का पालन करें। क, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। ख, मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ग, यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिले और रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराएं। 3.5 बंध्यता। बंध्यता के बारे में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य पर चर्चा अधूरी है। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बंध्य है, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक और यहाँ तक कि वे मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। भारतवर्ष में प्रायः दंपतियों में बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि प्रायः ऐसा नहीं होता है। ये समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ यानी बंध्यता क्लिनिक आदि नैदानिक जांच में सहायक हो सकती हैं और इनमें से कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चा पैदा करने में मदद दे सकती हैं। फिर भी जहाँ ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है, वहाँ कुछ विशेष तकनीकों द्वारा उनको बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ यानी ART कहलाती हैं। ART मतलब आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। पात्रे निषेचन यानी IVF। अच्छा, IVF, इंदिरा IVF का आप नाम सुने होंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी परिस्थितियों में निषेचन के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण यानी ET ऐसा उपाय भी हो सकता है। इस विधि में, जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, इसमें प्रयोगशाला में पत्नी या दाता स्त्री से अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण यानी 8 ब्लास्टोमीर तक को फैलोपी नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे युग्मनज यानी अंतः डिंब वाहिनी फैलोपी स्थानांतरण अर्थात जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ZIFT यानी जिफ्ट कहते हैं। और जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमीर से अधिक का होता है तो उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर यानी IUT कहते हैं। जिन स्त्रियों में गर्भाधारण की समस्या रहती है, उनकी सहायता के लिए जीव निषेचन यानी इन विवो फर्टिलाइजेशन स्त्री के भीतरी युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूणों को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे मामले जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं, उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है। इसमें दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्रियों के फैलोपी नलिका में स्थानांतरित यानी GIFT कर दिया जाता है।
प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण यानी ICSI दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है। वंध्यता के ऐसे मामलों में जिन्हें पुरुष साथी स्त्रियों को वीर्य सेचित कर सकने के योग्य नहीं है अथवा जिसके स्खलित वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत ही कम है, ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम वीर्य सेचन यानी AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीक से किया जा सकता है। इस तकनीक में पति या स्वस्थदाता से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है। इसे अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन यानी IUI कहते हैं। यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु इन सभी तकनीकों में विशिष्टीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा एवं क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धता पूर्ण संचालन यानी हैंडलिंग की आवश्यकता होती है और ये बहुत महंगी भी होती है। इसलिए पूरे देश में फिलहाल ये सुविधाएं केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध हैं। स्पष्ट है कि इनके लाभ केवल कुछ सीमित लोग ही वहन कर सकते हैं। इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक या सामाजिक घटक भी काफ़ी निर्धारक होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य संतान प्राप्ति है और भारतवर्ष में अनेक अनाथ और दीनहीन बच्चे हैं जिनकी यदि देखभाल नहीं की जाए तो वे जीवित नहीं रहेंगे। हमारा देश का कानून शिशु को कानूनन गोद लेने की इजाज़त देता है और जो दंपति बच्चे के इच्छुक है उनके लिए संतान प्राप्ति का यह सर्वोत्तम उपाय है। सारांश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है। जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य से है। दुनिया में हमारा देश पहला देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर जननात्मक स्वास्थ्य समाज को प्राप्त करने की कार्य योजनाएं बनाई हैं। ये सारी कार्य योजना वर्तमान में जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत आगे बढ़ाई जा रही है। जनन स्वास्थ्य हासिल करने की दिशा में लोगों के बीच जनन अंगों, किशोरावस्था एवं उससे जुड़े बदलावों, सुरक्षित एवं स्वच्छतापूर्ण यौन प्रक्रियाओं, HIV, एड्स सहित यौन संचारित संक्रमणों के बारे में परामर्श देना एवं जागरूकता पैदा करना इस दिशा में पहला कदम है। चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा आर्तव ऋतुस्राव में अनियमितताएं, सगर्भता संबंधी पहलुओं, प्रसव चिकित्सा, सगर्भता समापन आदि से जुड़ी समस्याओं की देखभाल, इनके लिए चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना और जन्म नियंत्रण, प्रसवोत्तर शिशु एवं माता की देखभाल एवं प्रबंधन आदि RCH कार्यक्रम से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं। हमारे देश में कुल मिलाकर जनन स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा है, जैसा कि घटी हुई शिशु एवं मातृ मृत्यु दर दर्शाती है। साथ ही यौन संचारित संक्रमणों की जल्दी ही पहचान एवं उनका उपचार, बंध्य दंपतियों की सहायता आदि भी बेहतर हुई है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तथा जीवन के रहन सहन की बेहतर परिस्थितियां होने के कारण जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि को बढ़ावा मिला। इस प्रकार की वृद्धि ने गर्भ निरोधक उपायों के सघन प्रचार को अनिवार्य बना दिया। आज के दौर में विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक उपलब्ध है, जैसे कि प्राकृतिक, परंपरागत रोधक, अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ, गोलियाँ यानी पिल्स, IUD टीके के रूप में, अंतरोप यानी इम्प्लांट्स तथा शल्य विधियाँ। यद्यपि गर्भ निरोधक उपाय जनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं हैं, तथापि व्यक्ति को इन्हें उपयोग में लाने के लिए बाध्य किया जाता है ताकि व्यक्ति सगर्भता से बच सके या उसमें देरी करे अथवा सगर्भता के बीच अंतराल रखें। हमारे देश में चिकित्सीय सगर्भता समापन को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। सामान्य रूप से चिकित्सीय सगर्भता का उपयोग बलात्कार जैसे मामलों में हुई अनचाही सगर्भता तथा सामान्य या कभी कभार के यौन संबंधों आदि से पैदा हुई सगर्भता को समाप्त कराने हेतु किया जाता है। ऐसे मामलों में MTP कराया जाता है, जहां बार बार की सगर्भता माँ अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक या जानलेवा साबित हो रही हो। यौन संबंधों द्वारा संचारित होने वाले संक्रमणों या रोगों को यौन संचारित रोग यानी STD कहा जाता है। श्रोणीसोदज रोग यानी PID, मृत शिशु जन्म तथा बंध्यता जैसी जटिलताएं भी इससे जुड़ी होती हैं।
इन रोगों का जल्दी पता लेने से इन्हें अच्छे इलाज द्वारा ठीक किया जा सकता है। अनजान व्यक्ति या बहुत सारे साथियों से मैथुन से बचा जाना चाहिए। इसके साथ ही मैथुन के दौरान अनिवार्य रूप से कुछ सावधानियों के साथ कंडोम का इस्तेमाल यौन संचारित रोगों से बचाव के कुछ सरल उपाय हैं। 2 वर्ष तक मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भाधान न हो पाने की स्थिति को वंध्यता कहते हैं। ऐसे निसंतान दंपतियों की मदद हेतु अब विभिन्न उपाय उपलब्ध हैं। पात्र निषेचन के बाद भ्रूण स्थानांतरण के द्वारा स्त्री के जनन मार्ग में भ्रूण को स्थापित करके संतान पाई जाती है। ये एक सामान्य विधि है जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हमने आज अध्याय 3 वो भी न्यू NCERT का कंप्लीट कर लिया है। आशा है ये जो ऑडियो बुक मैंने बनाई है ये आपकी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन या नीट एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रही होगी और आपकी मदद में बूस्ट भी ला रही होगी, यानी बड़ी तेज़ी से आपको मदद कर पा रही होगी। स्टूडेंट, साथ में मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि जब आप ये NCERT पढ़ रहे हो तो न मात्र सुने बल्कि इसको पढ़े भी साथ साथ में। मेरा वीडियो अवेलेबल है, साथ साथ में वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो बात अलग है, हालांकि आपके पास NCERT बुक है तो आप उसमें भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। शेयर करते रहे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट ज़रूर करना है। आपको यदि किसी और टाइप की भी ऑडियो बुक चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।